तो वहाँ पे बात करूंगा कि पाकिस्तान में ऑर्फन्स के इश्यूज हैं, बेवा खवातीन के इश्यूज हैं, यतीम बच्चे के इश्यूज हैं। इसके ऊपर अल-खिदमत फाउंडेशन तो डिसीजन ले सकती है, डॉक्टर अमजद साकिब अखुवत फाउंडेशन काम कर सकती है। तो पाकिस्तान में इन बेवगान के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए या उन गरीब लोगों के लिए जो 10 करोड़ हैं पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन से नीचे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनाती कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कम से कम उनकी खुराक के लिए, उनकी तालीम का इंतजाम किया जा सके। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम उसका क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है? सर, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में जब डंडी ख़त्म होती है ना, जब राइट दूसरों के राइट मारने ख़त्म होते हैं तो वो खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। इस वक्त मज़े की बात यह है कि जो गवर्नमेंट है वो भी विक्टिम है उन पॉलिसीज़ के जो स्टेट बैंक ने क्रिएट की हुई। बेनिफिशियरी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और लेंडर्स। उसके बाद विक्टिम में सबसे बड़े विक्टिम हम पाकिस्तान नहीं है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होते। आप बचपन से लेके आज तक देख लें, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो रोता रहता है हमारे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे। क्योंकि हिटमैन इकोनॉमिस्ट ने पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है। इस्लाम खुशहाली कैसे देता है? इस्लाम खुशहाली ऐसे देता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सैलरी एक लेबर के बराबर है। उनको पता है कि मैंने घर चलाना है तो मेरे बराबर है। क्या हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर की सैलरी लेबर के बराबर है? नहीं है। हमारे मुल्क में अगर एक बेवा ने जिंदा रहना है, एक भूखे कुत्ते को इस्लाम में अगर वो भूखा मर गया तो उसकी जिम्मेदारी हजरत उमर फारूक पे है। तो हमारे यहाँ तो बहुत से इंसान भूखे हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं या जो हमारे इवन ब्यूरोक्रेसी में, एस्टेब्लिशमेंट में, इवन आर्मी की बात कर लें, आर्मी ने अपने पैसे कमाने के लिए DHA और पता नहीं क्या क्या रियल एस्टेट के उन्होंने अपने ठेले लगाए हुए हैं और फौजी फाउंडेशन और पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं। वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए उन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन पाकिस्तानियों की सर्वाइवल के लिए जो पॉलिसीज चाहिए वो उसकी तरफ नहीं आ रहे। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो कैलकुलेट ये किया गया इस साल के अंदर, इन महीनों के अंदर, कि वहाँ पे कितना एक्सपेंस किया गया पिछले टेन्योर के अंदर, तो 5 बिलियन रुपीस बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो वो लोग थे जो सादगी के नाम पे आए थे, जिन्होंने ऐलान किया था कि इसे हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे प्रेसिडेंट हाउस को और एक मॉडल लोगों के सामने पेश करेंगे। तो पाकिस्तान के नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो आप किस तरह समझते हैं कि कर्ज भी वापस हो जाएगा और पाकिस्तान की गुर्बत भी खत्म हो जाएगी? इस्लाम सादगी की मिसाल देता है। बिल्कुल रियासत मदीना का उनका नारा बड़ा ज़बरदस्त था। एवरीबॉडी गॉट दैट आइडिया, आइडिया वाज सोल्ड। आरिफ अलवी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट रहे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा सर, आप अपनी पॉलिसीज़ में आम आदमी के बेनिफिट के लिए अगर काम करेंगे तो आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करें, आप अपने टैक्स रेवेन्यू को ट्रेड वॉल्यूम का 44% टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं आप। दुनिया में कौन सी ट्रेड है सर, अगर आप ट्रेडर हो तो क्या आप 100 रुपए की ट्रेड पे 44% टैक्स देके कामयाब हो सकते हैं? नहीं हो सकते यार। हम 100 रुपए की सेल पे हम 2, 4, 5, 7 रुपए टैक्स दे सकते हैं। 44% ओवरऑल रिजल्ट नहीं दे सकते। ऊपर चलेगी। उनको ये बात समझ नहीं, मेरे से नाराज होकर लड़ना शुरू कर दिया कि यू गाइस हैव टू पे द टैक्स। एरोगेंसी इस लेवल पे थी कि एक बिजनेसमैन आपके सामने सजेशन लेके बैठा हुआ है, प्रोफेशनल आदमी, तो आप एरोगेंट हो रहे हैं। सो उनका 5 अरब का खर्चा इसलिए है कि उनके लिए ये एक पोजीशन है जिसमें कि उन्होंने एक हमें पाकिस्तानियों को धोखा दिया कि जी हम सादगी लेके आ रहे हैं और अरबों रुपए का उनका भी खर्चा है। लेकिन वही बेवा, वही हमारी एक बहन, वही हमारे यतीम बच्चे, वो जो स्कूल में जाने वाले, वो जो 10 करोड़ जो बिलो द पॉवर्टी हैं, उन सब का हक मार के ये ऊपर बैठे हैं। इस्लाम कहता है कि कोई आदमी किसी का हक नहीं मार सकता। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कमीज अगर पूरी बनानी है तो वो हक नहीं मार सकते बाकी मुसलमानों का। उनको अपने बेटे से उधार ली, अपने बेटे से शेयरिंग की तो अपनी कमीज बनाई। जिस दिन हमारा हुक्मरान इस अमल फार्मूले पे आ जाएगा कि पॉलिसी में इनकम बढ़ानी है अवाम की, और सर ये मैंने 2022 में सोल्यूशन सबमिट, 2021 में सोल्यूशन सबमिट किया फेडरल शरिया कोर्ट में कि आप, उन्होंने मुझसे पूछा शरिया कोर्ट में कि सोल्यूशन क्या है। मैं कहा जी सोल्यूशन में आप 99 में डिसीजन में चले जाएं। पैरा 125 23 दिसंबर 1999 का डिसीजन, इसमें लिखा हुआ है, इट इज द प्योर इकोनॉमिक अप्रोच विच विल प्ले ए डिसाइसिव रोल इन आइडेंटिफाइंग जुल्म इन पर्टिकुलर सिचुएशन एंड इन टर्न डिटरमिनिंग व्हाट इज हलाल एंड व्हाट इज हराम इन शरिया। इकोनॉमिक अप्रोच। मैंने कहा जी मैं एज एन फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट आपके पास बैठा हूं और आपको एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहा हूं कि इस मुल्क में एक ऐसी अथॉरिटी बना दें जिसका बेनिफिशियरी पाकिस्तानी हो, और उस अथॉरिटी, जिस तरह LD अथॉरिटी है, जिस तरह फौजी फाउंडेशन काम कर रही है, जिस तरह CD अथॉरिटी है, ये एक अथॉरिटी सिर्फ एक पर्पज हो। फौजी फाउंडेशन अथॉरिटी है, एक NGO, एक ट्रस्ट है, वो क्या काम कर रही है? बेनिफिशियरी, वो अपने फौजियों के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। एक ऐसी अथॉरिटी बना दें जो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए काम करे और पाकिस्तानी इनकम बढ़ाने के लिए काम करे। आप टैक्स जितना मर्जी लें हमसे, हमारी इनकम जितना मर्जी टैक्स लें। और जो फॉरेन कर्जे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, जो लोकल कर्जे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, और फ्यूचर बिजनेस इन्वेस्टमेंट कैसे मैनेज करना है, सारा सोल्यूशन लिख के दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी शरिया कोर्ट ने उस डिसीजन में से एक पॉइंट भी नहीं उठाया ना। उन्होंने कहा जी लायबिलिटी ज्वाइंट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रीजन दें,
अगर आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं तो आप रीजन दें उसकी, और रीजन देने की बजाय आप इधर उधर की बातें लिख के डिसीजन इनकम्प्लीट दे रहे हैं। इनकम्प्लीट मैसेज इज डिसेप्शन, इनकम्प्लीट मैसेज इज एक बड़ा धोखा है जो इस अवाम के साथ फेडरल शरीयत कोर्ट ने